नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पुलवामा की बरसी पर पाकिस्तान एक मरतबा फिर यूटी जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्रयास कर रहा था और पाकिस्तान के इस नापाक प्रयास को सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने नाकाम कर दिया। जो मंदिरों का शहर माना जाता है उसके बीचों बीच पकड़ा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और मुंह तोड़ जवाब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आईजीपी जम्मू ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। काफी सारे पिछले 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था। और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ़्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफ़ी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। इस काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से पिक कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और साथी इनकी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम आबिद नबी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी से और इस आईडी की रिकवरी से, ये तकरीबन 6-6.5 किलो की आईडी है। अगर इसमें आरडीएक्स होगा, अभी इसकी पूरी जांच की जाएगी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, काफ़ी जानो माल के नुकसान हो सकती थी, जिसको कि जम्मू पुलिस ने अवॉइड कर लिया है। 2002 में ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करता था, जहां से बॉर्डर पार गया था, बॉर्डर पार जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करी थी और जब वापस लौट के आया था तो 5 फॉरेन टेररिस्ट रजौरी के रूट से लेकर के जो वापस आया था। उसके बाद ये लगभग 5 साल एक्टिव रहा और 2006 में इसने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने के बाद ये आराम से बैठा था, मगर इसकी एक्टिवेशन 2019 के अंदर दोबारा होगी और 2019 के अंदर जो इसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे जो जानते थे इसका पोटेंशियल क्या है, उन्होंने इसको नया आउटफिट जो बनाया टीआरएफ, उसकी जो कमांड उसके हाथ में दी और टीआरएफ के चीफ का भी ये काम कर रहा था।
दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला, लेकिन पाकिस्तान आज भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और पुलवामा के बाद जो अग्रेशन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने, सेना ने जो दिखाया है, पाकिस्तान को नानी याद आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी आदतों से मजबूर है और पाकिस्तान नापाक हरकत करता ही रहता है। आज के दिन हम उन 40 शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, और साथ में ही हम उनके परिवारों को भी अभिनंदन करते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। आज के दुर्भाग्यपूर्ण दिन 14 फरवरी 2019 में सीआरपीएफ की एक कॉन्वॉय कश्मीर से जम्मू आ रही थी, जिसके अंदर 78 गाड़ियां थी और 2500 पर्सल थे। आदिल अहमद डार, एक मिलिटेंट जो था, उसने अपनी कार जिसके अंदर 200 केजी एक्सप्लोजिव और 35 किलो आरडीएक्स था, उसके अंदर उन्होंने सीआरपीएफ की बस के अंदर उसको रैम कर दिया। एज ए रिज़ल्ट हमारे 40 लोग शहीद हो गए और 35 के करीब जख्मी हो गए। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हुआ। ये जिम्मेवारी एनआईए को दी गई। एनआईए ने 25 अगस्त 2020 में 13,500 पेज की एक चार्जशीट फाइल की, जिसमें उन्होंने 19 लोगों को इसका जिम्मेवार ठहराया, जिसमें से 7 अभी मर चुके हैं, 7 किल्ड हो गए हैं, 7 अरेस्ट हो गए हैं और 4 या 5 जो हैं वो दे आर एब्सकॉन्डिंग। अभी सवाल ये आता है कि कानवाली वाले दिन हमारी जो सुरक्षा थी उसमें इतनी बड़ी चूक कैसे होगी कि एक एक्सप्लोजिव से बड़ी हुई गाड़ी जो है वो मेन रोड पे आ सकती है और बस के अंदर रैम कर सकती है। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि ये जो एक्सप्लोजिव इकट्ठा किया गया है वो हीरानगर एरिया से आया था, 3 या 4 बैचेस में। अभी जम्मू से इतने एक्सप्लोजिव को कश्मीर ले जाना, उसके बाद उसको सिक्योर करके रखना, कहीं ना कहीं बड़े मायनों में हमारी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। अभी 2020 के बाद भी हम लोग कोई हेडवे नहीं बना पाए हैं, सिवाय इसके कि पाकिस्तानी असेंबली में अपोजिशन ने ये बोला था कि उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन अभी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि वो इस केस को, इसकी तह तक जाएं और उसके बाद जो कल्प्रिट हैं उनको नैप करें और एग्जेम्पटरी पनिशमेंट दें, ताकि दूसरा कोई भी जो अपराधी है इस किस्म का वो इस किस्म की हिम्मत ना कर सके। जय हिंद दोस्तों। दर्शकों, डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि पुलवामा के बाद पाकिस्तान को एक चीज का इल्म जरूर हो गया है कि भारत के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज भी जो उन्होंने किया है, जो हिमाकत उन्होंने किया है, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज उनको माकूल जवाब देती, जैसे निरंतर देती है। आज एक और जब देश में नौजवान वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, मुझे याद आ रही है अपने उन शूरवीरों की जो घर से निकले थे यूनिट ज्वाइन करने के लिए छुट्टी काटकर और मोर्चों पर तैनाती के लिए, देश की रक्षा के लिए, और पुलवामा में वो टेररिस्ट अटैक का शिकार हो गए। न यूनिट्स पहुंच पाए, न देश की रक्षा पर अपने आप को युद्ध में शामिल कर सके और ना लौट के घर आए। मैं नतमस्तक हूँ और मैं समझता हूँ पूरे देश को नतमस्तक होना चाहिए उनकी वीरता के लिए, उनकी शहादत के लिए, उनकी वीरगति को याद करते हुए। जैसा सरकार ने उस समय डिक्लेयर किया था कि उनकी वीरगति ज़ाया नहीं जाएगी, इस पर इंजाम लाया गया और पाकिस्तान को इस नापाक हरकत की सही सज़ा दी गई। फिर भी जो घर नहीं लौटे वो नहीं लौटे। उनकी माताएं, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, उनके बच्चे आज भी उनके बिना सूने हैं। इसके साथ ही कुछ बातें और याद आती हैं।
ऐसा सुनने में आया था कि इनका ये मूव बाय एयर होना था, क्योंकि जम्मू में बहुत ज़्यादा कश्मीर जाने वाले पैसेंजर्स, यात्री जो लौट रहे थे, वो स्ट्रैंडेड हो गए थे रास्ता बंद होने की वजह से। इस एयर एफर्ट को, हवाई जहाज़ों को डाइवर्ट कर दिया गया अंडर सर्टन पॉलिटिकल प्रेशर्स, उनको इवैक्यूएट करने के लिए, और सीआरपीएफ का मूव बाय रोड हुआ, जिसका अंजाम ये हादसा। अब ये इत्तेफाक था या बहुत ही कहीं गहरी जड़ें थीं इसकी, उसका खुलासा नहीं हो सका। ये भी खुलासा नहीं हो सका कि आखिर ये इतना बारूद वहाँ जो आया, क्या ये छोटी छोटी किश्तों में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से आया? क्या एक ये ट्रेड भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के साथ चल रहा था? खैर, वो ट्रेड अब बंद हुआ, वो रास्ता भी बंद हुआ, और शायद वो जो प्रेशर बिल्ड किए जाते थे जवानों की कीमत पर, उनकी शहादत की कीमत पर, शायद 5 अगस्त 2019 के बाद अब वो सब भी बंद हुआ। मौजूदा जो सांबा सेक्टर है ये एक्टिव है। कठुआ सांबा, आज भी एक दहशतगर्द वहाँ से पकड़ा गया है जो एमुनीशन लेने आया था। अब सोचने की बात है, एमुनीशन और आर्म्स की कलेक्शन के लिए वो शख्स आया हुआ था। कितने ड्रोन आ चुके, कितनी वहाँ पर सुरंगें मिल चुकी, कितनी बार वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुआ, और कितनी बार वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके हमारी फौजी कैंट्स के ऊपर अटैक हुए। इन सब को सोचते हुए मैं समझता हूँ जो पास्ट हो गया, अब बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। और ऐसा लगता है कि काफ़ी ओवरग्राउंड वर्कर्स इस इलाके में एक्टिव हैं, जिनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम एक और पुलवामा नहीं सह पाएंगे। जो भी इस नापाक हरकत में शामिल हैं, उनके ऊपर सख्त निगरानी और पकड़कर सख्त कार्रवाई की जानी। दर्शकों, हमने सियासी जमातों से बातचीत की, उनका मिला जुला रुख था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि खुलकर जवाब दिया गया, माकूल जवाब दिया गया है, लेकिन कुछ जमातों का यह भी कहना था कि अभी सतर्कता की जरूरत है। जितने दावे केंद्र सरकार कर रही है कि सुरक्षा पुख्ता है, उतने दावे पुख्ता नहीं है। अगर इतना सारा विस्फोटक शहर के बीचों बीच में आ सकता है तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। देखो, 2 साल पहले जो अटैक हुआ था पुलवामा बस पर, सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूं। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के प्रयास हमेशा होते आए हैं। हालांकि कश्मीर को जिस प्रकार से मिलिटेंसी से ग्रस्त था, उसको ठीक करने में हमारे सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसमें भारत ये सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सभी संदर्भ में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि इन ताकतों से बचने की जरूरत तो है, लेकिन अभी आंतरिक ताकतें जो हमारे यहाँ पर देश के खिलाफ काम कर रही हैं, चाहे वो वामपंथी लोग हैं या हमारी विपक्षी पार्टियां जो पाकिस्तान की बात का समर्थन करती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती हैं, उनको भी निपटने की जरूरत है। कुल मिलाकर के हम उन शहीदों को नमन करें जिनके कारण से आज हम अमर और शांति से रह रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आज तक इस बात का खुलासा नहीं कर सकी कि इतनी भारी मात्रा में जो RDX है वो कहाँ से आया, किस रास्ते से आया, कौन लोग जिम्मेवार हैं। पाकिस्तान एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को सहारा देता रहा है, उसको पनपाता रहा है, पर लोकली ये जो कांड था, ये इतनी बर्बरतापूर्व ये जो हत्याकांड हुआ था CRPF जवानों का बम RDX ब्लास्ट में, वो कहाँ से, उसके तार कहाँ से जुड़े, वो सामने नहीं आया। और मुझे जब लगता है कि जब तक ये तथ्य सामने नहीं आएंगे, उन वीर जवानों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आज के दिन हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान दे दी थी। अभी ये तहकीकात चल रही है कि इसके पीछे क्या वजूहात थे। पार्लियामेंट के ऊपर भी मैं सुन रहा था, परसों बहस हो रही थी। बहरहाल जो कुछ हुआ, ये एक ऐसा हादसा हुआ है कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक ऐसी जगह के ऊपर
RDX को ब्लास्ट किया गया और 40 जवान शहीद हो गए और ये एक नेशनल लॉस है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जवानों को श्रद्धांजलि और उनके परिवार को वालों को जो नुकसान हुआ है उसके साथ हम खड़े हैं। जो पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हुए, मैं उन्हें सर्वप्रथम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार ने जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम पुलवामा हमले की पूर्ण जांच कराएंगे और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, लेकिन सरकार ने अभी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की है। दर्शकों का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, उमर अब्दुल्ला उनके बेटे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर जूनियर मिनिस्टर, उनको घर के अंदर बंद करके रखा और उन्होंने ये नाराजगी ट्वीट करके जाहिर की है और उन्होंने बताया कि अनावश्यक तरीके से बेवजह बिना किसी कारण के उनको अरेस्ट किया गया। क्या है आज? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वालेकुम जी, क्या बात है? क्या वजह है? मुझे क्यों रोका जाता है? रोज रोज क्यों रोका जाता है? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तहसील साउथ। नहीं ठीक है, मगर मुझे क्यों रोक रहे हैं? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। नहीं, क्या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है? जब भी मुझे कहीं जाना होता है मैं वहाँ गई, वहाँ सारा वो सैंड माफिया है पुलवामा में, तब नहीं जाने दिया, वहाँ नहीं, बड़गाम नहीं जाने दिया, आज यहाँ नहीं जाने देते हैं। ये बेचारे को, एक तो बच्चे को मार दिया, ऊपर से उसकी लाश भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद उसके खिलाफ केस लड़ा रहे हैं। तो मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा है? मैं क्या कोई कैदी हूँ? मैं कोई क्रिमिनल हूँ? क्या वजह क्या है? वाई? और मुझे ऑर्डर्स दिखाइए, किस ऑर्डर के तहत मुझे बंद किया है? कुछ तो होना चाहिए ना। वाई आई एम बीइंग डिटेन? व्हाट इज द अंडर व्हाट सेक्शन आई एम बीइंग डिटेन? किस कानून के तहत मुझे बंद किया गया है? दर्शकों, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल, हमारे सीनियर सहयोगी हैं और बड़ी पकड़ रखते हैं कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर की राजनीति की। सैयद तजम्मुल, आप हमें बताइए कि आज ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला ने और बताया है कि उनको, उनके वालिद को हाउस अरेस्ट किया गया, घर के अंदर बंद रखा गया। क्या कहेंगे? विनोद जी, आपको याद होगा कि कल PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को भी पुलवामा जाना था, जहां पर कुछ दिन पहले होकरसर एनकाउंटर में एक बच्चे की हिलाकत के बाद उनके फैमिली के साथ मिलना था। लेकिन ये प्रोग्राम सुरक्षा बलों ने कहा कि उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पुलवामा, शोपियान और आसपास में मिलिटेंसी प्रभावित इलाके हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी जो है वो काफी नहीं होगी। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक सियासी इंतकाम है और लोगों से मिलने जुलने में हमें दूर रखा जा रहा है। लेकिन ये एक ही रात गुजरी थी, आज महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम के पार्टी का मैसेज इस्तेमाल किया और कुलगाम में नज़ीर अहमद खान के करने के बाद पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी क्वार्टर को आज कुलगाम से श्रीनगर बुलाया था और अपनी तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने कहा कि जब तक महबूबा मुफ्ती के कहीं न कहीं पार्टी के नेता और पार्टी के लोग साथ दे रहे, तब तक इस पार्टी का रिवाइवल जो है वो तकरीबन नजदीक आ रहता। हम उन्होंने 35 से 370 पे कहा कि जम्मू कश्मीर में इस चीज को वापस लाने के लिए वो दिन रात कोशिश करेंगी और खुफिया कभी रायगा नहीं होती, जो कि तारीख में हमने पढ़ा है। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला को अपने घरों में आज नजरबंद रखा गया। उन्हें आज उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग जाना था और गांधरबल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी मेंबर की हैसियत से आज वहाँ पर मीटिंग तलब की थी, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनके गेट के बाहर गाड़ियां लगवाई और उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में, अपने बयान में कहा, ये कैसी जमहूरियत है कि अब लीडरान को लोगों से मिलने से रोका जा रहा है। नए भारत को कहा कि ये मुबारक हो उन लीडरान को जो इस तरह के लीडरान को डिटेंशन में रखते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में दूसरा पहलू, इनकी गिरफ्तारी या इनके डिटेंशन को कुछ इस तरह से देखा जा सकता है। जब DDC के चुनाव मुकम्मल हुए तो उमर अब्दुल्ला ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि नज़ीर अहमद खान किस तरह से जीत सकता है, वो तो आजाद उम्मीदवार इकलौता है। हमारे पास 5 मेंबरान की हिमायत होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत से दूर रखा गया। इसी तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो अदालत तक कटाएंगे और बीरवा बड़गाम में जो इंतजामी मंशूर के बाद जो चेयरमैन नामजद किए गए, जब हुए, उसको चैलेंज करेंगे। इसी तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी गांधरबल में, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PHCD को कामयाबी हासिल मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर और PHCD के वर्कर के साथ मीटिंग तक
तकरीबन शेड्यूल और तय थी, जी। जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट और बाकी बातों पर भी चर्चा हो सकता था। लेकिन फिलहाल सरकार ने 4 अगस्त 2019 की रिवायत दोबारा आपको पटरी पर लाया, क्योंकि पहले कहा जाता शायद महबूब मुफ्ती को अनुमति मिली जम्मू राजौरी पौनी जाने की, लेकिन अब पुलवामा जाने से उन्हें रोका जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपने हल्के इंतकाल में जाने से रोका जा सकता। हो सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में चुनाव मुकम्मल होने के बाद, कोविड में थोड़ी सी बेहतरी आने के बाद, अब हो सकता है कि सियासी लीडर को बाहर जाने के लिए डिप्टी कमिश्नर का एनओसी लेना जरूरी है। जिस जगह पे वो जाएंगे कहीं मिलिटेंसी प्रभावित तो नहीं है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं जम्मू कश्मीर में सियासी अंतर जो है, जो मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ बयान देते हैं कि ऐसा तो नहीं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला, जफर हसन मसूद और मोहम्मद अकबर लोन एक दिन पहले दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन आयोजित करने के बाद बिल्कुल श्रीनगर वापस पहुंचे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय मजदूर संघ जो सरकार का हिस्सा है, उन्होंने भी ये डिमांड की है कि जैसे यूटी में तनख्वाह मिलती है लेबरर्स को, वैसी ही सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर के लगातार तकरार चलता आ रहा है और सरकार शायद इसकी सुनवाई नहीं कर रही। लेकिन अब मजदूर संघ ने भी कमर कस ली है और कमर अपनी ही सरकार के खिलाफ। पैसा है इसमें इन्होंने हमारा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, तो वो डाटा जो ट्रांसफर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, स्टोर किया जाए और जो अधिकारियों ने किया है उन पर भी पूछताछ होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया है। और दूसरा, हमारा मिनिमम वेज है जो 2017 से लेके बढ़ा ही नहीं है, जबकि यूटी बन गई है। सभी लोगों को, सरकारी मुलाजमों को सेंट्रल गवर्नमेंट के स्केल मिल गए हैं। वो हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिला है। मिनिमम वेज हमारा आज भी 6,500 या इसके आसपास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा जो प्रोविडेंट फंड में लोगों के 4 जगह अकाउंट खोले हुए हैं, हमारी ये भी डिमांड है कि उनका आधार के साथ सीड करके वो 4 अकाउंट्स या 3 अकाउंट्स जो ठेकेदारों ने खोले हुए हैं वो क्लब करके एक ही बनना चाहिए। अन्यथा हम आने वाले समय में अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम सरकार के खिलाफ जो भी हमारे से धरना प्रदर्शन एजिटेशन होगा वो हम शुरू करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जो स्लीपर बसेस है उनको तंग किया जा रहा है। उनका ये आरोप है कि सरकार अनावश्यक तरीके से लखनपुर, जो देश यूटी का प्रवेश द्वार है, वहां पर अनावश्यक तंग कर रही है। उन्होंने कहा कि वहां पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें अगर स्मूथली चल रही हैं, मैचेस चल रहे हैं, मैचेस में दर्शक आ रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों रोका जा रहा है? माध्यम से हम बार बार ये गवर्नमेंट को जतलाते रहे हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान खुला है तो हमारा स्टेट क्यों बंद किया हुआ है। फिर भी मेरा ख्याल उनके कान पे कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। इस संदर्भ में हम कई ऑफिसर्स को मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि JNK में अफसरशाही हैवी हो गई है। अगर आपके माध्यम से हमारे गवर्नर साहब सुन रहे हैं तो हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो इस मुद्दे में दखल अंदाजी करके और इसको जल्द से जल्द निपटारा करें, क्योंकि जितने भी हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं वो लखनपुर उतार दिए जाते हैं। फिर वैष्णो माता के दर्शन को आता है, जहाँ आ रहा है पहले उसको जब माधोपुर उतारा जाता है, माधोपुर से फिर वो 500-600 रुपये खर्च करता है, फिर उसी को SRTC में बैठाया जाता है, ना कि दूसरी गाड़ी में। वो वहाँ के लोगों की मर्जी है, पहले वो टेस्ट करवाएंगे, जो अफसरशाही वहाँ बैठी हुई है लखनपुर में, वो टेस्ट करवाएंगे, फिर उसको SRTC की गाड़ी में बैठाएंगे, फिर उसी को भेजा जा रहा है। इतना हरास कर रहे हैं जनता को। अगर कोई आदमी श्रीनगर से बाहर जाता है या जम्मू से जाता है, कोई अस्थियाँ जाता है। हमारा जो टूरिस्ट है अभी आ नहीं रहा, क्योंकि पहले 11 महीने 10 महीने बंद रहा, तब हमने सफ़र किया, पूरा हमारा बिजनेस चौपट था। हमारा तो जो हमारे पास लड़के काम करते थे उनको हम मतलब पे भी जेब से दिया, अभी हमारे जेब भी खाली हो गए। हम ये चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट रोका हुआ है लखनपुर में, पूरे JNK पूरे हिंदुस्तान में खुल गया है, मगर यहाँ पे क्यों रोका हुआ है ये समझ नहीं आ रही। कि दिल्ली से गाड़ी आती है, चंडीगढ़ से आती है, उसको लखनपुर में रोक दिया जाता है और उसी कस्टमर को उतार के SRTC गाड़ी में बढ़ाकर फिर भेज देता है, और उसमें पूरी पैसेंजर पूरा 50-50 सवारी भर के लाते हैं SRTC वाले, उनमें कोई कोविड नहीं है। और जो हमारी सवारी वहाँ से आ रही है, हमारी गाड़ी में आ रही है, हमारी फुल सैनिटाइज होती है गाड़ी, साफ़ सफाई होती है पूरी, उनको रोक दिया जाता है। ये समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट क्या कर रही है।
दर्शकों, आम आदमी पार्टी ने मीरा साहब में कार्यक्रम का आयोजन किया और मीरा साहब में आम आदमी पार्टी ने शहादत देने वाले, पुलवामा हमले में शहादत देने वाले शहीदों को प्रणाम किया और नमन किया और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी, क्योंकि देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है शायद ही कोई। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जो पुलवामा में शहीद हुए थे सैनिक, उनकी दूसरी बरसी पे उनको याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि आज ही के दिन, आज से 2 साल पहले पुलवामा में एक मिलिटेंट अटैक में हमारे लगभग 40 से 42 जवान शहीद हुए थे। हालांकि देश के अंदर पुलवामा के नाम पे बहुत सारी राजनीति हुई और जहां तक कि सत्ता पक्ष की बात है, सत्ता पक्ष ने उस समय भी इन शहीदों के नाम पे राजनीति करके एक बार फिर सरकार बनाई। पर आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर सैनिकों को किस तरीके से, जहां पे मिलिटेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे सैनिक शहीद हो जा रहे हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, होम मिनिस्टर से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हम आम आदमी पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी से लड़ते समय जो हमारे जो नौजवान, जो जवान, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या मिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनको जो बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। कठुआ में श्रद्धांजलि देने का अलग सा तरीका था। कठुआ में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा, जो वहां के एसएसपी हैं, और उनके साथ बाकी लोगों ने। जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, पुलवामा शहीद अमर है, सीआरपीएफ के शहीद अमर है। उस समय जब ये याद आता है कि सीआरपीएफ के 40 जवान जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और कार्यपूर्णता उस हादसे को अंजाम दिया था आतंकवादियों ने, उनकी इस हरकत से देश बहुत आहत हुआ था, हम नौजवान बहुत आहत हुए थे। आज हम जब भी उसको याद करते हैं तो इस बार बरवाल एथलीट्स क्लब ने उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक रिले मैराथन का, जो कि हमने हाफ मैराथन के रूप में कंप्लीट किया है, बरवाल से होते हुए, नगरी से होते हुए, चांदग्राम से शहरों के बीचों बीच निकलते हुए, अंडर द गाइडेंस ऑफ एसएसपी सर कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।